नमस्कार, मुंबई के वर्ली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की हम शुरुआत दिल्ली की खबर के साथ करेंगे क्योंकि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में ज़बरदस्त हंगामा हुआ है। यहां पर दो समुदायों के बीच झड़प हुई है। यहां हनुमान जयंती के दौरान शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिस पर कुछ लोगों ने पथराव किया। हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। जहांगीरपुरी में इस हंगामे और झड़प के दौरान आगजनी भी हुई है। दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। आगजनी की घटनाओं को देखते हुए दिल्ली फायर सर्विस की भी 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं। हालांकि दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग का कहना है कि घटनाएं काफ़ी छुटपुट थीं, इसलिए वहां पर ऑपरेशन कॉल ऑफ कर दिया गया है और गाड़ियों को वापस बुला लिया गया है। बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि इसमें शांति रहे। 4 राज्यों के 4 विधानसभा उपचुनाव और 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। आसनसोल सीट से टीएमसी की टिकट पर लड़े शत्रुघ्न सिन्हा ने 3 लाख के अधिक वोटों से जीत हासिल की है। बिहार की अगर बात करें तो बोचहां सीट पर राजद ने बीजेपी को 36,000 से ज़्यादा के अंतर से हराया है। शनिवार को मतगणना के दौरान पहले दौर से भाजपा सभी 4 विधानसभा सीटों और लोकसभा के 1 आसनसोल सीट पर पीछे रही और कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो गई। महाराष्ट्र में कोल्हापुर नॉर्थ सार पर कांग्रेस उम्मीदवार जयश्री जाधव ने भाजपा के सत्यजीत कदम को 19,000 से अधिक वोटों से हराया। वहीं छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ से कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने भाजपा उम्मीदवार को पराजित किया। बंगाल की बालीगंज सीट से बाबुल सुप्रियो ने सीपीएम उम्मीदवार को हराया और भाजपा तीसरे स्थान पर रही। और बिहार के बोचा सीट पर राजद के अमर पासवान ने भाजपा की बेबी कुमारी को हराया। वफादार सैनिक हूँ मैं, जिस पार्टी में रहता हूँ उस पार्टी के लिए जान देता हूँ और ये मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बीजेपी के लिए गोल किया, पहले 2 गोल किया, अब तृणमूल कांग्रेस के लिए मैं 10 गोल करूंगा, ये भी मैं बता देता हूँ। जो 20,000 से ऊपर वोट से जीतना जो है, ये जीत मैं ममता दीदी को, तृणमूल कांग्रेस की संगठन को, जितने भी सीनियर नेता मुझे हेल्प किया है, अभिषेक भाई को, सबको मैं डेडिकेट करता हूँ। ये मामाटी मानुष का जय है। मैं तमाम जनता, आज जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिया है, तमाम जनता और जो हमारे समर्थक हैं, हमारे वोटर्स हैं, मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं निष्पक्ष यहां पे ईमानदारी के साथ आपके लिए काम करूंगा। भाजपा ने गलती की थी। भाजपा का एनडीए का सदस्य था मुसाफिर पासवान जी और जाहिर तौर उनके बेटा को उनको टिकट देना चाहिए था और उन्होंने न दे करके एक नया एक्सपेरिमेंट किया। तो हम लोग पहले से भी समझ रहे थे कि रिजल्ट यही होना था और इससे भाजपा को सीट लेनी चाहिए। लेकिन भाजपा को सबसे बड़ा झटका आसनसोल संसदीय सीट पर लगा, जहां वो 3 लाख से अधिक वोटों से हारी। जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, जो इसके पहले भी जो ईवीएम का भी कई जगह खेला होता था उनका, इस बार यहाँ फेयर और इम्पार्शियल यहाँ पे इलेक्शन हुआ है, फेयर इलेक्शन हुआ है, फेयर और बगैर किसी भय के और पक्षपात के चुनाव हुआ है, जो आप तमाम लोगों ने देखा और सब तमाम लोग मानते हैं। ममता बनर्जी की शान में 4 चांद लगाने के लिए हुआ। ये जीत तृणमूल कांग्रेस की है, ये जीत ममता बनर्जी की है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की, और सबसे बड़ी चीज जो है ये आसनसोल की जनता। फाइनल कमी तो रह गई डेफिनेटली, नहीं तो ये तो रिजल्ट नहीं होता। तो ये कमी को आइडेंटिफाई करके आने वाला दिन में और अच्छी तरह से काम करना, यही हमारा डिटर्मिनेशन है, ये हमारा संकल्प है और पार्टी का भी संकल्प है। कुछ ना कुछ तो शॉर्टकमिंग डेफिनेटली होगा, इसीलिए आज ये रिजल्ट हुआ है। और ये जो वर्डिक्ट है, ये साधारण पब्लिक के वर्डिक्ट है बोल के हम ये मान लेते हैं और आने वाला दिन में और जील के साथ पब्लिक के साथ रास्ते में उतर के ग्रास रूट लेवल में हम लोग काम करेंगे और संगठन को थोड़ा और मजबूत करना है। फिलहाल भाजपा के लिए समय आ गया है कि इन नतीजों से वो आने वाले समय के लिए सबक ले।
क्योंकि जनता कब किसे झटका दे कोई नहीं जानता। मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदेश में 1 जुलाई से मुफ्त बिजली योजना लागू की जाएगी। इसके तहत हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ, ਜੀ ਹਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ फ्री बिजली मिलूगी तो 2 महीने का 600 यूनिट हो गया। पंजाब में सरकार बनने के 1 महीना पूरा होने के मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1 जुलाई से हर घर को 300 यूनिट बिजली हर महीने देने की घोषणा की। भगवंत मान के मुताबिक सामान्य श्रेणी के लोगों को 2 महीने में 600 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, लेकिन 2 महीने में 600 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने पर पूरा बिल देना होगा। SC, BC, BPL स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उनके लिए राहत की बात यह होगी कि 2 महीने में 600 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर बस अतिरिक्त यूनिट का ही बिल देना होगा। 2 किलोवाट तक के सभी उपभोक्ताओं का 31 दिसंबर 2021 तक का बिल माफ कर दिया जाएगा। किसानों को खेती के लिए बिजली पहले की ही तरह मुफ्त मिलती रहेगी। व्यवसायिक और औद्योगिक बिजली के रेट भी नहीं बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो सबको पता ही था कि ये योजना लागू हो जाएगी मुफ्त बिजली, क्योंकि दिल्ली में भी दे रखी है। शुरुआत में ही जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी तो यहाँ पर भी शुरुआत में जो घोषणा हुई थी उनमें मुफ्त बिजली की घोषणा थी। लेकिन जो बड़ा चेंज करने की ज़रूरत है वो है कि 24 घंटे बिजली जो है वो मुफ्त कैसे मिलेगी। तो इसके बारे में जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं उनका कहना है कि उनकी कोशिश है कि अगले 2-3 साल में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से बना दिया जाए कि हर गांव हर कस्बे में जो बिजली है वो 24 घंटे आए, क्योंकि जब 24 घंटे बिजली मिलेगी तभी असल में जो बिजली मुफ्त मिल रही है इसका पूरा जो आनंद है वो आम लोग ले पाएंगे। मुफ्त बिजली का वादा अरविंद केजरीवाल का पहला चुनावी वादा था, जिसको केजरीवाल की पहली गारंटी का नाम दिया गया था। इसकी घोषणा होने पर केजरीवाल ने खुशी जाहिर की। 1 ही महीने के अंदर हमने पाई करके पैसा बचा के आपके लिए पहला इतना अच्छा ऐलान कर दिया। 1 महीने के अंदर ही इतना पैसा आ गया कि आपकी बिजली फ्री हो गई। तो सारे वादे पूरे करेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, अब लोगों को इस महंगाई के ज़माने में थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी जब उनको फ्री बिजली मिलनी चालू होगी। विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार योजना का लाभ सभी को समान रूप से दे। मैं समझना कि अद्धा अधूरा फैसला है। हुण कहंदे आ कि जे जर्नल दे लोग 300 यूनिट तो 301 यूनिट हो जाएगा उन्हां दा ते असीं सारी वसूली कर लांगे। हुण भाई पहले चौकीदारी करन लोकी मीटरां ते बह के कि कदों 301 किते ना हो जाए साडा। ये मैं समझना कि फैसला वाजिब नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी ने 3 रुपये यूनिट घटाया सी ते सब दा घटाया ना, ते तुसीं जे माफ करना है तो सब नूं माफ कर दो 3 रुपये 300 यूनिट। पंजाब सरकार ने अभी ये जानकारी नहीं दी है कि इस योजना से सरकारी खजाने पर कितना असर पड़ेगा। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली के साथ दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान की गहलोत सरकार ने हनुमान जयंती के दिन मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ करवाया। इसे सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चलने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने हर जिले के 2 मंदिरों में हनुमान जयंती के अवसर पे सुंदरकांड का पाठ रखा है। ये देवस्थान विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है। इससे पहले रामनवमी पे भी रामायण का पाठ रखा गया था। आज उनके जन्म उत्सव पर सभी जगह हमारे देवस्थान के अधिकतर मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है, जिससे कि जैसे कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की भी सोच यही है कि ईश्वर हर प्राणी में मौजूद है। हाल ही में करौली में हुए दंगे फसाद के बाद
कई संवेदनशील जिलों में धारा 144 लगाई गई है। करौली में 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के अवसर पे निकली रैली पे पथराव हुआ, जिसके चलते सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया। अब त्योहारों के सीजन में यात्रा निकालना, डीजे बजाना और झंडे लहराना, ये सब प्रशासन की अनुमति के बाद ही होगा। लेकिन भाजपा कांग्रेस पे तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। तुष्टीकरण की नीति के चलते जो राइडर्स लगाए वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हनुमान जयंती पर कांग्रेस जो कार्यक्रम कर रही है स्वागत योग्य, बहुत अच्छा है। उस लाइन पे तो आखिर में आए है और वो उनका ढोंग है, ढकोसला है, केवल वोट प्राप्त करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस के ये धार्मिक आयोजन सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति के रूप में देखे जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर दिया देश के अंदर। आप कल्पना कीजिए, आज तो हिंदुत्व के नाम पे हम सब गर्व करते। हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू कौन नहीं है? हिंदू होने का हमें गर्व है। महात्मा गांधी ने कहा था हिंदू होने का मुझे गर्व है। अपने धर्म को सब मानो और दूसरे धर्म का मान सम्मान करो, ये तो सही बात है। राजस्थान में चुनाव अगले साल होने हैं और ऐसे में जाति, वर्ग और धर्म की राजनीति तूल पकड़ती दिख रही है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 52वां दिन है। काला सागर में रूस के जंगी जहाज को यूक्रेन के मिसाइलों ने डुबो दिया था। रूस इस बात को कबूल तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसने बदले की कार्रवाई जरूर शुरू कर दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस की सेना के जाने के बाद से 900 से ज्यादा आम लोगों के शव मिले हैं। कीव रीजनल पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक ये शव सड़कों गलियों में छोड़ दिए गए थे। बहुत से लोगों को अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये दावा किया गया है कि रूसी सेना ने कीव और माइकोलेव में सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। कीव में एक टैंक प्रोडक्शन फैक्ट्री और माइकोलेव में भारी हथियारों के मेंटेनेंस फैक्ट्री को हवाई हमले में निशाना बनाया है। यूक्रेन ने अपनी नेपच्यून मिसाइलों से मॉस्को शिप पर हमला किया था, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। नेपच्यून मिसाइलों की फैक्ट्री कीव के नजदीक है। रूसी मिसाइलों ने इसी फैक्ट्री को निशाना बनाया और तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना मकारीव शहर से बारूदी सुरंगें हटाने की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल रूसी गाड़ियां यहां पर बड़े पैमाने पर बॉम्ब लेकर आई थीं, जिसे यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया। अब यहां पर जगह जगह पर बम और बारूदी सुरंगें मौजूद हैं, जिन्हें निष्क्रिय करने की कोशिश में यूक्रेन की सेना जुटी हुई है। मकारीव से हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बुरोदेंका से मकरीब जाने के रास्ते में हमें कुछ यूक्रेनी सैनिक जो हैं वो दिखे डिमाइन करते हुए, और यहाँ पे जिस तरह से डिस्ट्रक्शन है ये रूसी गाड़ियों का डिस्ट्रक्शन है। और यहाँ जो मौजूद हैं सेना के अधिकारी, उनके मुताबिक ये रूसी गाड़ियाँ हैं जिन पे कि बॉम्ब ले जाए जा रहे थे, शेल्स ले जाए जा रहे थे। और हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले दिखाएंगे किस तरह से कुछ शेल्स जो हैं यहाँ लाइव शेल्स अभी पड़े हुए हैं, कुछ जल गए हैं, कुछ इस्तेमाल कर लिए गए हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए यूक्रेनी सेना के अधिकारी हैं। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर। Расскажите, пожалуйста, что конкретно здесь произошло. Як ви бачите, знищену техніку противника, яка перевозила боєкомплект. Внаслідок впевнених дій наших військ дана техніка була знищена, і в результаті вибуху боєприпаси, які вони перевозили, були розкинуті по всій цій території. So you can see the vehicles. It was the vehicles of Russian army, and they transported all this stuff. Yeah. So Ukrainian troops destroyed the Russian military vehicles, and all the bombs are just landing all over the area. Okay. So his group of miners trying to find and demine this damaged bombs. So the damaged bombs are more dangerous than simple bomb, because it's damaged and can blow in every second. So how much it is risky to demine this huge area, and how much time it will take? Насколько это все опасно и как много времени может понадобиться, чтобы разминировать такую территорию? Ну, роботу, яку ми проводимо, вона дуже небезпечна, тому що все, що ви тут бачите, воно все містить в собі вибухову речовину.
І, скажімо так, призначення всіх цих предметів – це вбивати людей і знищувати техніку. First of all, it's absolutely dangerous because everything you can see, it's bombs, and these bombs, they was created just to kill people, a lot of people. So, and even these bombs, they have, they still dangerous. Yeah, still alive and still dangerous. Thank you talking to NDTV India, and we would like to show our viewers some of the bombs lying here. ये यहाँ पे अभी भी पड़े हुए हैं और इनको नष्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है, और साथ ही साथ इस पूरे इलाके में जहाँ जहाँ भी इस तरह के बॉम्ब्स गए हैं, गिरे हैं, और जहाँ भी माइंस अगर रूसी सैनिक लगा के चले गए हैं ताकि यूक्रेन की सेना अगर यहाँ अप्रोच करे तो उनको जान माल का नुकसान उठाना पड़े, तो उस इलाके को जो है वो क्लियर करने का काम यहाँ पे चल रहा है। और विदेशी मीडिया की जो टीम है यहाँ पर पहुँची हुई है, तो जाहिर सी बात है कि देखिए किस तरह के जो लाइव सेल्स हैं, जो बड़े शेल्स हैं, उनके साथ साथ ये देखिए किस तरह के रॉकेट भी है इसमें, जो गाड़ियों के जलने के साथ जले हैं। लाइव एमुनिशंस हैं ये, और बहुत ही ख़तरनाक इलाका है, और यहाँ बहुत ही रिस्क के साथ जो यूक्रेन की सेना है डिमाइन कर रही है, इन बॉम्ब्स को निष्क्रिय कर रही है, और इसमें काफ़ी लंबा वक्त लगेगा, काफ़ी खतरा भी इसमें है। हमारे सहयोगी विष्णु सोम और कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।